कहानी की शुरुआत हुई कई हजार साल पहले। खाली मैदान में एक तलवारबाज वीर था जिसका नाम वाका था। वहाँ वह अपने घोड़े पर सवार था और एक उड़ते हुए पंछी के पीछे भाग रहा था। वह उसे पकड़ने की हर संभव कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसे रोकने के लिए कोशी नाम का एक जादूगर भी पीछे पीछे था। वाका, रुक जाओ, कोशी ने कहा, पर वाका रुका नहीं। तो कोशी ने अपनी जादुई बिजली से उस पर वार किया और वाका घोड़े सहित पलटकर जमीन पर गिर पड़ा। अब उससे पहले कि वाका फिर उठकर भाग पाता, कोशी ने उसे पकड़ लिया। तो वाका ने अपनी प्राचीन जादुई तलवार निकाल ली। तुमने मेरी पत्नी को सैनिक बना दिया, आज उसकी सजा में मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वही पंछी जो ऊपर उड़ रहा था वाका के पास एक चमकदार अंडा गिरा देता है। वाका उस अंडे को तोड़ देता है। अंदर से एक सुई निकली जिसे देखकर जादूगर कोशी डर गया। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से मनुष्य बना दूंगा, पर पहले मुझे वह सुई दे दो। वाका, तुम माफी के काबिल नहीं हो। और यह कहकर वाका ने सुई तोड़ दी जिससे कोशी की चीखें निकल पड़ी। फिर रूस के अनीवा शहर में एक वृद्ध दादी माँ अपने पोते सिनिया को उसी लोक कथा के बारे में सुना रही थी। पर दादी माँ बोली, ये तो बस एक सुनी सुनाई कहानी है ना, लोगों में फैली हुई लोक कथाएं होती हैं। हाँ बेटा, ये पीढ़ियों के हिसाब से बस कहानियां हैं, पर आज भी कई लोग इन्हें सच मानते हैं। यह घटना 1000 साल पहले वास्तव में घटी थी। तभी दादी माँ की कमर में मोच आ गई तो उन्होंने सिनिया से दवा लाने के लिए कहा। सिनिया दवा लेकर घर लौट ही रहा था कि तभी उसने कुछ अजीब देखा। एक बूढ़ी औरत जिसके चारों ओर पत्तियां लटकी हुई थी, माना उसके कपड़े ही पत्तियों से बने हुए थे। वह गायब होते हुए दुकानों से सामान चुरा रही थी और कोई भी उसकी चोरी पकड़ नहीं पा रहा था। पर सिनिया ये होने नहीं दे सकता था। वह चोरी करते हुए उसे रिकॉर्ड करने लगा। जब बूढ़ी औरत ने सारा सामान चुरा लिया तो वह जंगल की ओर चली गई। सिनिया बोला, भाई यह कैसी अजीब औरत है, जंगल में क्यों जा रही है, जानवर उसे खा लेंगे। सिनिया उसका ठिकाना पता लगाना चाहता था ताकि पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा सके, इसलिए वह उसके पीछे जंगल के भीतर चला गया। पर तभी वह औरत उसकी आंखों के सामने अचानक से अदृश्य हो गई। सिनिया चिंतित हो गया कि वह अभी कहाँ गायब हुई, यह चोरनी कहाँ चली गई। ढूंढते ढूंढते वह एक जादुई द्वार पर पहुँच गया जो नजर नहीं आ रहा था। सिनिया उसके अंदर दाखिल हुआ तो वह एक अंधेरी जंगली दुनिया में पहुंच गया जहां परियां, जादूगर और मंत्र कई सदियों से रहते आए हैं। तभी उसे वही पत्तियों वाली बूढ़ी औरत फिर दिखी तो सिनिया ने फिर उसका पीछा किया। उस जादुई जंगल में वह बूढ़ी औरत कीकी अपने साथी लीशी के साथ थी जो कि एक विचित्र पौधा था। रुको, भागना मत, चोरनी, कीकी ने कहा, मैंने तुम्हारी बाजार में हुई चोरी रिकॉर्ड कर ली है। कीकी यह सुनकर घबरा गई, हैरान हुई कि यह छोटा बच्चा यहाँ कैसे आ गया। आखिर तुम कौन हो, उसने पूछा। मेरा नाम सिनिया है, उसने उत्तर दिया। मैंने तुम्हारा पीछा किया और जादुई छिपे द्वार से यहाँ आया हूँ। कीकी खुद को कोसने लगी, सारी मेरी भूल, मेरी गलती है, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, मैं बूढ़ी हो रही हूँ इसीलिए सब कुछ भूलने लगी हूँ। अभी कोई उसे खींचकर अपनी दुनिया में फेंक देता है। सिनिया बोला, मुझे छूना भी मत, वरना एक बटन दबाते ही तुम्हारी चोरी पूरी दुनिया देखेगी। तभी मुखिया यागा झोपड़ी से बाहर निकल आई। उधर दादी माँ के घर में आग लग गई क्योंकि जब मोच आई थी वे खाना बना रही थी और गैस खोलकर भूल गई थी। खैर किस्मत से उन्हें कोई जख्म नहीं आया, पर उनकी तबीयत अब और बिगड़ चुकी थी, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जादुई वन में मुखिया यागा ने कीकी को डांटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम लोगों से इंसानों की दुनिया में कभी मत जाना, ये खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन तुमने तो मेरी न मानने की कसम खाई थी। देखो, तुम्हारी नासमझी के कारण इंसानी दुनिया का एक बच्चा यहाँ तक आ पहुँचा है। सिनिया उन्हें कोई नाटक करने वाली मंडली का कलाकार समझ रहा था। सही है, तुम भोले लोगों को बढ़िया काम मिला है, अच्छे लग रहे हो। वैसे तुम्हारी नाट्य मंडली का नाम क्या है? तभी उसे अपनी दादी का ख्याल आया और वह वापस लौटने लगा, लेकिन यागा ने जादू से उसके पैरों को जाम कर दिया। सिनिया को एहसास हो गया यह कोई नाटक नहीं, ये सचमुच के जादूगर है। कीकी बोली, आप चिंता मत कीजिए यागा, मैं इस बच्चे को ऐसा अमृत पिला दूंगी कि इसे सब कुछ भूल जाएगा। फिर यागा ने कीकी से पूछा, वह छेद कहाँ है जहाँ से यह बच्चा अंदर आया? कीकी यागा को लेकर उसी गुप्त जादुई द्वार तक पहुँची, लेकिन झूठ बोल दिया, मैं बस एक ही बार इंसानी दुनिया में गई थी। पर यागा बहुत चालाक थी। अच्छा होगा कीकी तुम सच उगल दो, वरना मैं तुम्हें चूहा बना दूंगी। हाँ, मैं कई बार बाहर गई हूँ क्योंकि यहाँ इतने सालों से अकेले रहकर मैं तंग आ चुकी हूँ। पहले ये बस छोटा सा छेद था, पर धीरे धीरे अब यह बड़ा होता जा रहा है। तभी मौका देखकर सिनिया बोला, तुम लोग अपना देख लो, मैं तो घर जा रहा हूँ। लेकिन यागा ने फिर से उसके पैर बांध दिए। इस बार सिनिया को बहुत गुस्सा आया। मैं तुम सबकी शिकायत पुलिस से करूंगा कि तुमने मेरा अपहरण किया है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। उसकी लगातार बकबक से तंग आकर यागा ने इस बार जादू से उसे सुअर बना दिया। मैं बूढ़ी हो रही हूँ इसीलिए मेरा जादू अब कमजोर पड़ रहा है, यही कारण है कि मेरी बनाई हुई जादुई सुरक्षा ढाल में यह छेद हो गया। अगर मैंने इसे जल्द ठीक नहीं किया तो हमारी दुनिया का राज सबको पता चल जाएगा, सुरक्षा ढाल पूरी तरह ढह जाएगी। कीकी ने पूछा, पर इसे ठीक करोगी कैसे? क्योंकि इसे ठीक करने के लिए परिजात का सुनहरा फूल चाहिए जो इंसानों की दुनिया में ही उगता है। यागा बोली, वहाँ मैं पिछले 400 सालों से इंसानी दुनिया में नहीं गई, मुझे अब तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने पहले से ही परिजात के 1000 फूल जमा कर रखे थे। लेकिन अब
अब वे खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब मुझे जाना ही होगा। तुम दोनों घबराना मत, मैं कल शाम तक परिजात का सुनहरा फूल लेकर लौट आऊंगी, लेकिन तब तक इस बच्चे को मत जाने देना और कोई गड़बड़ मत करना। फिर यागा अपनी जादुई टोकरी में बैठी झाड़ू चलाते हुए आसमान में उड़ गई। कुछ ही देर में यागा रूस के अनियुआ शहर पहुंच गई, लेकिन वह चौंक गई। अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। असल में वह कोई गांव नहीं था, बल्कि अब एक बड़ा शहर बस चुका था। हर जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थीं। वह सोच में पड़ गई कि अब फूल कहाँ ढूंढे, क्योंकि पिछले 400 सालों में सब कुछ बदल गया था। तभी उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा जिसका नाम मारिया था। वह नाटक मंडली के कलाकारों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार करती थी, लेकिन उसका मालिक उसके बनाए कपड़े पसंद नहीं करता, इसलिए डांटकर उसे फिर से नए कपड़े बनाने को कहता। इधर यागा एक इमारत की छत पर उतरी और अंदाजा लगा रही थी कि फूल कहाँ मिल सकता है। तभी उसकी नजर शहर के सबसे पुराने संग्रहालय पर पड़ी, जिसकी छत रहस्यमय काले भंवर जैसे धुएं से ढकी हुई थी, जैसे कोई दुष्ट शक्ति का वास हो। यागा को शक हुआ कि जरूर वहाँ कुछ गड़बड़ है, तो पता लगाने के लिए वह सड़क पर चलते हुए संग्रहालय की ओर बढ़ने लगी। तभी मारिया ने उसे देखा और उसके पास आकर बोली, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चलो, ये नए कपड़े मालिक को दिखाने हैं। यागा के पुराने कपड़े देखकर मारिया को लगा कि वह नाटक में जादूगरनी का पात्र निभाने वाली कोई औरत है। यागा बोली, लड़की अपने काम से काम रखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं वह नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। मारिया ने उसे फिर रोकने की कोशिश की तो यागा ने उसे बकरी बना दिया और सड़क पार करने लगी, पर अगले ही पल मारिया फिर से इंसानी रूप में आ गई। उधर यागा का सिर चकराने लगा, क्योंकि सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ उसे पार ही नहीं करने दे रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारने ही वाली थी, तो यागा ने जादू से उसे गधा गाड़ी बना दिया। जैसे ही मारिया ने अपनी आंखों के सामने वह जादू होते देखा, वह जोर से चीख उठी, तो यागा भी उसे देखकर दंग रह गई। मैंने तो इसे बकरी बना दिया था, तो यह फिर से इंसान कैसे बन गई? मेरा जादू सचमुच कमजोर हो रहा है। तभी मारिया की देह की महक सूंघ कर यागा बोली, तुम जानी पहचानी लगती हो, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी परदादी की दादी को जानती थी। तुम्हारे शरीर की खुशबू उनसे काफी मिलती है। तुम्हारी परदादी की दादी का क्या नाम था? मारिया बोली, उनका नाम भी मारिया ही था, जो अब मुझे विरासत में मिला है। यागा बोली, हाँ, हम अच्छे दोस्त थे। वह भी मेरी तरह एक जादूगरनी थी। लेकिन मारिया को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय वही गाड़ी वाला आदमी, जिसकी गाड़ी को घोड़ा गाड़ी बना दिया गया था, एक पुलिस वाले को साथ लेकर यागा के पास पहुंचा। वह बोला, यह कोई जादूगरनी नहीं है, इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन यागा ने उन दोनों को गधा बना दिया। यह देखकर मारिया बोली, आपका यह जादू और आपका यह पहनावा, लगता है कि आप वही जादूगरनी यागा है जिनके बारे में हम कहानियों में पढ़ते आए हैं। हाँ, मैं ही यागा हूँ, उसने कहा, और यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। मारिया ने उसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, मैं मान गई कि आप यागा हो, लेकिन आप किसी इंसान को जादू से जानवर नहीं बना सकती। ये आपकी दुनिया नहीं है, ये गलत है, इसलिए उन्हें वापस इंसान बना दीजिए। तो यागा ने उन दोनों को फिर से इंसान बना दिया। उधर जादुई जंगल में कीकी सिनिया की हालत पर तरस खाकर बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें वापस इंसान बना देती हूँ और फिर तुम्हें भूलने वाला अमृत पिलाकर तुम्हारी दुनिया में लौटा दूंगी। यागा से कह दूंगी कि तुम्हें भेड़िए खा गए। कीकी ने अपना रूपांतरण मंत्र पढ़कर सिनिया को इंसान तो बना दिया, लेकिन उसकी नाक हमेशा के लिए सुअर जैसी रह गई। असल में कीकी बहुत कम जादू जानती थी और उसने कई सालों से किसी का रूप नहीं बदला था। सिनिया ने पूछा, तुम इंसान हो? कीकी बोली, नहीं, हम इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। सिनिया ने फिर पूछा, तो तुम लोग इंसानी दुनिया से अलग इस जादुई जंगल में छुप कर क्यों रहते हो? किससे डरते हो? कीकी ने कहानी सुनाई। 400 साल पहले जब वाका ने वह सुई तोड़ी तो कोशी की अमरता समाप्त हो गई, लेकिन वह मरा नहीं बल्कि इंसानों के बीच जाकर छिप गया। धीरे धीरे उसने उनके कान भरकर जंगल के लोगों के खिलाफ भड़का दिया और युद्ध छेड़ दिया। ऐसे ही एक दिन इंसानों की भीड़ जंगल में घुस आई और सब कुछ तहस नहस करने लगी। हमारी कई जादूगर साथिनियों पर हमला किया गया, उन्हें मार भी डाला गया। इसीलिए माँ यागा ने जंगल के चारों ओर सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया ताकि कोई भी बाहरी इंसान जंगल में न आ सके। सिनिया को भूख लगने लगी तो उसे एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। वह खाने के लिए आगे बढ़ा, पर कीकी ने उसे रोक दिया। इन सेबों को बिल्कुल मत खाना, ये कायाकल्प सेब है, इनमें जादू बसा है। इन्हें खाकर बूढ़े जवान हो जाते हैं और अगर कोई बच्चा इन्हें खा ले तो वह गायब हो जाएगा, इसलिए पौधे खा लो जो हम खाते हैं, लेकिन सेब को छूना भी मत। पौधों को देखकर सिनिया की भूख ही मर गई। वह बोला, रहने दो, मैं भूखा ही ठीक हूँ। उधर यागा को पुलिस वालों ने हथकड़ी पहनाकर हवालात में ले आए ताकि उससे पूछताछ की जा सके। उन्हें लग रहा था कि यह लोग कोई तंत्र मंत्र करने वाले भेषधारी हैं। तभी एक पुलिस वाले ने उसका बयान दर्ज करने के लिए उसकी उम्र पूछी। यागा ने कह दिया, यही कोई 400-500 साल के बीच की हूँ। यह सुनकर पुलिस वालों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच टीवी पर आ रही खबर में यागा को
वाका दिखाई दिया, जो अब उसी भंवर वाले संग्रहालय का मालिक बन चुका था। यागा हैरान रह गई, आखिर ये अब तक जिंदा कैसे है। तभी पुलिस वाले ने उससे घर का पता पूछा। यागा ने कहा, जादुई जंगल में मेरी झोपड़ी है, मैं वहीं रहती हूँ। ओए पागल बुढ़िया, हमें बेवकूफ समझा है क्या? मैं पुलिस वाला हूँ, सच बता, नहीं तो सलाखों के पीछे डाल दूंगा। पीछे खड़े पुलिस वालों ने फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो यागा ने जादू से उसे गायब ही कर दिया। यह देखकर दूसरे पुलिस वाले का मुंह खुला का खुला रह गया। वह दंग रह गया कि यह कहाँ गायब हो गया और अपने साथी को ढूंढने चला गया। अच्छा मौका देखकर यागा ने मारिया से कहा कि वह उसकी हथकड़ी खोल दे। मारिया ने कहा कि मैं खोल नहीं सकती, उसकी चाबी तो उसी पुलिस वाले के पास थी जिसे तुमने गायब कर दिया। यागा ने समझाया, तुम दुनिया के किसी भी ताले को आसानी से खोल सकती हो। तुमने जो चाबी लॉकेट की तरह अपने गले में पहनी है उसकी मदद से। वह असल में तुम्हारी दादी की बनाई हुई जादुई चाबी है जिसे वह पहले इस्तेमाल किया करती थी। हम दोनों पहले भी मिलकर कई ताले इसी की मदद से खोल चुके हैं। तो मारिया ने जादुई चाबी से यागा को आजाद कर दिया। उसके बाद यागा ने उस बच्चे और पुलिस वाले की जादू से याददाश्त मिटा दी और मारिया के साथ वहाँ से भाग निकली। यागा सीधे मारिया को लेकर वाका के संग्रहालय के पास पहुँच गयी, जबकि वाका उसी समय संग्रहालय के अंदर ही मौजूद था और वाका ने अपने तहखाने में संग्रहालय के नीचे एक भयानक राज सबकी निगाहों से छुपा कर रखा हुआ था। बाहर यागा ने फिर से मारिया से कहा कि जादुई चाबी का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलो। तो मारिया ने वैसा ही किया और दोनों अंदर पहुँचे। लेकिन कुछ ही समय में यागा को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। यहाँ कोई बात है जो उसकी आंखों से छिपी हुई है। नीचे वाका तहखाने में लालटेन लेकर जा रहा था, तभी उसने ऊपर से यागा और मारिया की आवाज सुनी और वे दोनों की ओर आया। वाका ने पूछा, यागा क्या आप वाकई वही हैं? इतने वर्षों के बाद आपको देख रहा हूँ। यागा ने कहा, पहले तुम यह बताओ, तुम इतने सालों तक जिंदा और इतने जवान कैसे हो जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। वाका ने संक्षेप में बताया कि उसने उन कायाकल्प सेबों का एक टुकड़ा खाया था, इसलिए आज भी जवान है और अब वह काफी अमीर भी हो गया है। एक सम्मानित और शक्तिशाली आदमी, लोगों में उसकी पहचान है और इस संग्रहालय का मालिक भी वही है। यागा हैरान होकर पूछती है, जब जंगल पर हमले हुए थे और कोशी ने मौका पाकर सारे कायाकल्प सेब लूट लिए थे, तो तुमने वे सेब कहाँ से खाए? सच्चा जवाब दो। वाका ने बहाना बनाया कि उसने चोरी छिपे कोशी की टोकरी से एक टुकड़ा खा लिया था। असल में वाका किसी बड़े राज को यागा से छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे यहाँ किसी बहुत बुरी आत्मा या शक्ति का एहसास हो रहा है और तुम देखो, संग्रहालय की छत पर काले धुएं का भंवर छाया है। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। यागा ने कहा, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है इसलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, यह बस पुराने जीवों की हड्डियों का संग्रहालय है और कुछ नहीं। फिर उसने पूछा, वैसे तुम इंसानों की दुनिया में क्यों आए हो? यागा ने बताया, जादुई जंगल खतरे में है। मैं परिजात के सुनहरे फूल की तलाश में आई हूँ, क्योंकि जंगल की सुरक्षा कवच कमजोर पड़ गई है। अगर इसे ठीक न किया गया तो हमारी छिपी दुनिया सबके सामने आ जाएगी। जैसे ही वाका ने मारिया को देखा, वह देखते ही रह गया। उसका दिल मारिया पर इस कदर आ गया कि वह उसे भांप बैठा कि वह अपनी पहली पत्नी जैसी दिखती है। वहाँ की हरकतें देखकर यागा ने गुस्से में कहा, मैं तुमसे फूल के बारे में पूछ रही हूँ और तुम लड़की लड़की में लगे हो। मेरी बातों का समय क्यों खराब कर रहे हो? वाका उन्हें संग्रहालय के बगीचे में ले गया, जहाँ यागा फूल की तलाश में जुट गई। वहीं वाका अभी भी मारिया से अपनी दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा था। तुम शादीशुदा तो नहीं? वैसे कल शाम क्या कर रही हो? और मारिया जवाब देने ही वाली थी कि यागा बीच में आकर बोली, यहाँ वह फूल कहीं भी नहीं है। वाका ने कहा, अगर यहाँ वह फूल नहीं है तो शायद इतने सालों में वे फूल लुप्त हो गए हैं या किसी ने उन्हें हटाया है। माँ यागा, आप थोड़ी देर रुकिए, मेरे बड़े बड़े परिचित हैं, मैं उनसे संपर्क करके फूल खोजने की कोशिश करूंगा। तभी बिजली चमकी और जमीन के नीचे से अजीब सी आवाज आई। वाका बोला, मुझे एक काम याद आ गया, मुझे जाना होगा, कल मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले उसने बगीचे में लगे एक गुलाब सा सुंदर फूल मारिया को देते हुए बोला, मैं हमारी अगली मुलाकात का इंतजार करूंगा, और फिर वहाँ से चला गया। तहखाने में वही तांत्रिक कोशी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके सामने कुछ लोग बेहोश से पिंजरों में कैद पड़े थे। यहाँ सारा राज खुल गया। 400 साल पहले जब वाका ने सुई तोड़ी थी, तब कोशी मरा नहीं था, सिर्फ कमजोर हुआ था। उसकी आधे से भी ज्यादा शक्तियाँ चली गई थी, लेकिन अब वाका उसी के साथ हो गया था, उसके लिए काम करता था। जादूगर कोशी, वाका बोला, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि जादूगरनी यागा परिजात के फूल की तलाश में आ गई थी। मैं उसी को संभाल रहा था। कुर्सी पर बैठे कोशी ने रहस्य खोला, यागा चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसे फूल कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने उसके सारे पौधे नष्ट कर दिए हैं। वाका, तुमने आज मुझे बहुत अच्छी खबर दी। यागा फूल खोज रही है, इसका मतलब है उसका बनाया सुरक्षा कवच टूट रहा है। अब मेरे बाहर निकलने का सही समय आ गया है। इस बार मैं यागा और उसके सभी जादूगर साथियों को खत्म कर दूंगा ताकि दुनिया पर मेरी हुकूमत हो सके। फिर कोशी को भूख लगी तो उसने पिंजरे में कैद आदमी की ऊर्जा सोख ली। असल में कोशी शहर
में मौजूद जादूगर समुदाय के लोगों को ऐसे ही पकड़ कर लाता था और उनकी ऊर्जा खा जाता था, जिससे वह शक्तिशाली बना रहता और सदियों तक जिंदा रह पाता। अब बस एक ही आदमी पिंजरे में बचा था। कुर्सी पर झुकते हुए उसने वाका को आदेश दिया, जाओ मेरे लिए और लोग पकड़ कर लाओ। अब तक जितने भी जादूगर समुदाय के लोग तुमने पकड़ कर दिए, उनकी ऊर्जा मैं खा चुका हूँ। वाका बोला, महान कोशी, अब कोई नहीं बचा है। मैं शहर के सभी जादूगरों को पहले ही आपके सामने पेश कर चुका हूँ, अब कुछ इंतजाम नहीं कर सकता। कोशी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, किसी तरह यागा को बहला फुसलाकर मेरे पास ले आओ। एक बार वह मेरे जाल में फंसी तो बाकी छिपे जादूगर खुद उसे बचाने यहाँ तक आएंगे और मेरे भोजन बन जाएंगे, क्योंकि यागा जादूगर समुदाय की मुखिया है। सुनो वाका, अगर तुम यह काम कर गए तो मैं यागा से सारे कायाकल्प सेब लेकर तुम्हें दे दूंगा। तुम अगले 1000 साल तक जवान और जिंदा रहोगे, साथ ही बूढ़े भी नहीं होंगे। इससे हमारा पुराना हिसाब भी बराबर हो जाएगा। इधर घर में मारिया यागा की देखभाल करती, उसे खाना बनाकर खिलाती थी। यागा ने खुलासा किया, तुम कोई आम परिवार की लड़की नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पूर्वज राजघराने के बड़े जादूगर थे। यह सुनकर मारिया दंग रह गई। तभी अचानक अलमारी से किसी के रोने की आवाज आई। यागा ने मारिया को सावधान रहने को कहा। ढूंढने पर उनके सामने एक डरी सहमी बच्ची आ खड़ी हुई। यागा ने पूछा, ए बच्ची, तुम कौन हो? क्या दुश्मन कबीले ने तुमको हम पर नजर रखने भेजा है? नहीं तो मैं तांत्रिक मंत्र से तुम्हें बकरी बना दूंगी, सच बताओ। बच्ची कांपते हुए बोली, नहीं ऐसा मत कीजिए माँ यागा, जादूगर समुदाय की पीढ़ियों के लोग कोई अनजान शक्ति गायब कर रही है। यागा ने पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? बच्ची ने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई परिवार नहीं बचा, मेरे दादाजी को भी दुश्मन ले गए। और यह कहकर जोर से रोने लगी। उसकी हालत देखकर मारिया को बहुत दुख हुआ और उसने उसे अपने घर में रख लिया ताकि वह सुरक्षित रहे। कुछ देर बाद यागा ने खिड़की से उसी संग्रहालय पर छाए काले धुएं को गौर से देखा और मारिया से बोली, यह मैंने पहले भी देखा है। कुशी के गले के ऊपर भी ऐसे ही काले बादल और तेज बिजली चमकती रहती थी। मारिया ने हिचकते हुए कहा, आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं, आप जादूगरनी कैसे बनी? क्या आप हमेशा से ऐसी थी? यागा ने अपना अतीत बताना शुरू किया। इस सब की शुरुआत करीब 500 साल पहले हुई थी। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण लड़की थी। मेरा असली नाम वी था। मुझे औषधीय जड़ी बूटियों से दवा बनाने का अच्छा खासा ज्ञान था, जो मैंने किताबों से सीख रखा था। उनकी मदद से मैंने लोगों की कई बीमारियां ठीक भी की। फिर एक दिन मुझे एक जादूगर मिला, जिसने मुझे तंत्र मंत्र और जादू टोना दिखाया, और उस जादूगर ने जो विद्या मुझे सिखाई थी उसके बारे में उसने सख्त हिदायत दी थी कि मैं न तो किसी और को यह ज्ञान सिखाऊं और न ही कभी इसका रहस्य खोलूं, ताकि जादू की यह कला सिर्फ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रहे। लेकिन एक दिन गाँव में भयंकर आग लग गई। तुम्हारी परदादी की दादी घर के भीतर फंस गई थी। तब मैंने उसे वही जादुई चाबी दी जिससे दुनिया के किसी भी ताले को खोला जा सकता था। उस चाबी की मदद से उसने अपनी जान बचा ली। हाँ मारिया, जो ताबीज बनाकर तुमने अपने गले में लटका रखा है वही मेरी दी हुई वही चाबी है। तुम्हारी दादी से आगे कई पीढ़ियां जन्मी और उनके जरिए जादू का ज्ञान धीरे धीरे पूरे वंश में फैलता चला गया। जब उस जादूगर को यह पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। सज्जा के तौर पर उसने मुझ पर मंत्र डालकर मुझे एक बूढ़ी औरत में बदल दिया। बस उसी दिन से मेरे और मेरे साथियों की उस जादूगर से भयंकर दुश्मनी शुरू हो गई। मारिया ने सांस रोकते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह जादूगर कोई और नहीं बल्कि कोशी है ना? यागा ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर उसने यह भी बताया, हाँ, वाका ने सुई तोड़कर उसे एक बार मात दे दी थी। सबको लगा वह मर गया, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता, शायद वह मरा नहीं है। हालांकि अब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अगली सुबह यागा ने मारिया को जगा दिया। बहुत सो लिया, अब तैयार हो जाओ, हमें परिजात फूल की खोज पर निकलना है। मारिया ने चिंता से कहा, अगर आप ऐसे ही बाहर गई तो लोग हम पर हंसेंगे। अब आप इंसानों की दुनिया में हैं। यहाँ आपको उनके जैसे कपड़े पहनने होंगे ताकि किसी को शक न हो कि आप असल में जादूगरनी यागा हैं। पहले तो यागा ने उसकी बात अनसुनी की, लेकिन जब मारिया ने बार बार आग्रह किया तो आखिरकार मान गई। मारिया ने अपनी दादी के रखे पुराने कपड़े निकाले और यागा को अच्छे से तैयार कर दिया। उधर जादुई जंगल में कीकी गहरी नींद से जागी तो घबरा गई। सिन्या कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वह डर गई कि यागा तो उसे छोड़ेगी नहीं। एक जिम्मेदारी दी थी और अब वह भी पूरी न हो सकी। असल में सिन्या छुपकर शहर लौट आया था। रास्ते में उसका एक दोस्त मिला। सिन्या ने अपनी सुअर जैसी नाक छुपाने की कोशिश की। दोस्त को लगा कि उसने बस कोई जानवर का मुखौटा पहन रखा है। फिर उसने पूछा, तू अब तक कहाँ था? तेरी दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया है। यह सुनते ही सिन्या का दिल दहल गया और वह भागता हुआ अस्पताल पहुँचा। नाक छुपाते हुए अंदर गया, जहाँ उसने अपनी दादी को बहुत गंभीर हालत में पाया। डॉक्टर कह रहे थे अब इन्हें सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता है। इनकी हालत बेहद नाजुक है, कभी भी दम तोड़ सकती है। यह सुनकर सिन्या टूट गया। दादी के अलावा उसका कोई और
और अपना नहीं था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। इसी बीच संग्रहालय में वाका अपनी तिजोरी से एक जादुई थाली और एक सेब निकालता है। वह थाली से बोला, मुझे दिखाओ इस समय यागा कहाँ है और क्या कर रही है। लेकिन जो दृश्य सामने आया वह देखकर वाका सन्न रह गया। यागा तो अपने बाल संवार रही थी, कुछ ऐसा जो उसने सदियों से कभी नहीं किया था। उधर सिन्या फिर से जादुई जंगल में पहुंचा और कीकी से गिड़गिड़ा कर बोला, मेरी दादी की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें बचाने के लिए मुझे किसी भी कीमत पर वह कायाकल्प सेब चाहिए। चाहो तो इसके बदले मुझसे कुछ भी करवा लो। कीकी बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, इसकी इजाजत तुम्हें यागा से लेनी होगी, पर मुश्किल ये है कि वह अभी तक लौटी ही नहीं है। कीकी ने पौधों से कहा, मैं चाहूँ तो बाहरी दुनिया चली जाऊँ यागा को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ की कोई जानकारी नहीं। सिन्या तुरंत बोला, मैं शहर के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, मैं यागा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें वह कायाकल्प सेब देना होगा ताकि मेरी दादी बच सके। जिस पर कीकी मान गई और दोनों छेद के जरिए इंसानी दुनिया में आ गए। तहखाने में पिंजरे में कसैद जादूगर समुदाय का वह आखिरी बचा आदमी कोशी की हालत पर हंसता है। कहने लगा कि तुम चाहे कितना भी मुझे डराओ, मैं नहीं डरने वाला। मुझे मौत का डर नहीं है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, पर तुम्हारी जिंदगी तो मौत से भी बदतर है। चुप रहो, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मैं एक महान जादूगर खानदान के पीढ़ियों का एक लोटा तिलवंश हूँ। 400 साल पहले इस जादुई जंगल का मैं राजा हुआ करता था। जिन जादुई परियों और बुनकरों ने मुझे बांधा था वे मेरा वश रखते थे। एक दिन यागा मुझसे मिली और मैंने उसे जादू टोना सिखाया, जो मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। यागा ने मेरे सिखाए जादू से किसी इंसान की जान बचा ली और उसने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाहरी लोगों को भी जादू का पता चलने लगा। तब मैंने यागा को जादुई जंगल से निकालकर भगा दिया। जादूगर समुदाय के लोग यागा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत छेड़ दी और मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे जादुई जंगल छोड़ना पड़ा। मैं अमृत का देवता था जिसे हराना किसी की बस की बात नहीं थी, लेकिन यागा के कहने पर वाका ने वह सुई तोड़ दी जिससे मेरी अमृतता मुझसे अलग हो गई। वह सुई काले बर्तन में पड़ गई और मैं कमजोर हो गया। पर अब मेरी तहखाने से बाहर आने की सही घड़ी आ पहुंची है। मैं उस सुई को फिर जोड़ेगा और अपनी अमृतता फिर से अपने शरीर में समेट लूंगा। तब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा और मैं उन सबको छून छून कर सजा दूंगा जिन्होंने यागा का साथ दिया था। मुझे हर कोई हराएगा यह मुमकिन नहीं, क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं कि मैं जीवित हूँ। पिंजरे में बैठे एक बंदे ने मुंह से कहा, वाका तो तुम्हारी हर चाल चलन से वाकिफ है ना, और उसे यह भी पता है कि तुम्हारी कमजोरी यानी तुम्हारी अमृतता इस काले पात्र में मौजूद है। वाका मेरा गुलाम है, वह कभी इतना दुस्साहसी नहीं होगा कि मुझसे दुश्मनी ले ले। जब यागा बाहर आई तो वाका भी वहाँ आ पहुँचा। माँ यागा, एक खुशखबरी है, तुम्हारा काम होने वाला है। मेरे लोगों ने परिजात के फूल के बीज इकट्ठे किए भेज दिए हैं संग्रहालय में। अब आप उन्हें उगाकर अपनी सुरक्षा ढाल फिर से बना सकती हैं। असलियत में वाका यह झूठी कहानी रच रहा था ताकि यागा को कोशी के हवाले कर सके। फिर वह यागा को साथ लेकर निकल गया। तभी उसने देखा वही जादूगर समुदाय की बच्ची मारिया के सामने खुलकर आई हुई थी। वाका ही वह आदमी था जिसने हमारे जादूगर समुदाय के लोगों को एक एक कर ले जाया और फिर उनका कोई अता पता न हुआ। यही उसने मेरे दादाजी को भी छीन लिया था। वाका बहुत दरिंदेचा है, हमें यागा को बचाना होगा। यह सुनकर मारिया आश्चर्य में डूब गई, क्योंकि शहरों में लोग तो वाका को बहादुर और सत्कार्यशील मानते थे। कुछ ही देर में वाका यागा को लेकर संग्रहालय पहुंचा और तहखाने से फूल लाने का बहाना बनाकर चला गया। तभी यागा को किसी भयकारी शक्ति का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, कोशी उसी के सामने खड़ा था। तुम सुई तोड़कर मर नहीं गए, तुम्हारी अमृतता खत्म नहीं हुई थी। हाँ, और आज इस पल मैंने कितने वर्षों से इंतजार किया है ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। संग्रहालय के बाहर अब मारिया और वह बच्ची भी पहुंच चुके थे। साथ में सिन्या और कीकी भी यागा का पीछा करते करते आ पहुंचे। चारों की मुठभेड़ हो गई। यागा ने पूछा, आखिर तुमने वाका को अपने तरफ कैसे कर लिया? वह तुम्हारे बुरे कामों में साथ क्यों दे रहा है? कोशी ने खुलकर बताया, जब उसने सुई तोड़ी तो मेरी अमृतता मुझसे अलग हो गई। मैं मर नहीं गया, बस कमजोर हो गया। तब वाका ने तलवार उठाकर मेरे खिलाफ वार करने की धमकी दी। मैंने उसे प्रलोभन दिया, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें कायाकल्प सेब दूंगा। उसे खाकर तुम अगली 1000 साल जवान रह पाओगे। और इसी से वाका बर्खास्त हो गया। उस सेब को खाकर वह आज भी वैसा ही बना हुआ है। बदले में वह मेरा हर आदेश मानता है। मैंने 3 साल तक तुम्हारी सुरक्षा की चुड़ैल जाल के टूटने का इंतजार किया और अब मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। कोशी ने कहा, पर अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा न करूं, तो वह टूटी सुई मुझे वापस कर दो। मैं उसे जोड़कर अपनी अमृतता फिर से पालूं। पर यागा, मैं तुम्हारी चालाकी से परिचित हूँ, मैं ऐसा कभी होने दूंगा नहीं। ऊपर वाका मारिया और उसके साथियों को तहखाने में जाने से रोकता है, पर वे उसकी बात नहीं सुनते और नीचे उतर आते हैं। मारिया ने वाका से पूछा, उस बच्ची के दादाजी कहाँ हैं? तो उसने बताया, वे तहखाने की दूसरी ओर बंद है। तब मारिया ने सिन्या को वह जादुई चाबी थमाई
और बच्ची को उसके दादा को मुक्त करने भेज दिया। इधर कीकी, मारिया और वांका छिपे बैठे थे कि तभी कोशी ने वांका को देख लिया। तुम इधर क्या कर रहे हो? उसने गरज कर पूछा। वांका बोला, नहीं, मैं तो आपके ही पास आ रहा था। लेकिन उसी समय कोशी की नजर मारिया पर पड़ी। उसकी सुंदरता देखकर वह मोहग्रस्त हो गया। कहने लगा, मेरी ओर आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। यह सब खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ पूरी दुनिया पर राज करोगी। यह सुनकर वांका का दिल कसक उठा, क्योंकि वह स्वयं मारिया को चाहता था। पर कोशी ने उसे फटकारते हुए कहा, अपनी हद में रहो, यह मेरी रानी बनेगी और वैसे भी मैं दुनिया से दया, प्रेम, अच्छाई सबका सफाया कर दूंगा, ताकि फिर कोई मेरे सामने खड़ा न हो पाए। उधर सिन्या ने बच्ची के दादा को मुक्त कर दिया। जाने से पहले उस बुजुर्ग ने उसे कहा, कृपया यह कोशी की अमृतता का पात्र अपने साथ ले जाओ। इसे किसी भी हाल में उसके हाथ मत लगने देना, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इधर कोशी ने यागा पर आक्रमण बोल दिया। जवाब में यागा ने उसे बर्फ का पुतला बना दिया। वांका को भी अपनी भूल का आभास हुआ, इसलिए उसने सुरक्षा कवच को ठीक करने वाला परिजात फूल मारिया को सौंप दिया। यागा बोली, फौरन यहाँ से निकल चलो, इससे पहले कि यह बर्फ पिघल जाए। बाहर सिन्या ने उन्हें बताया, मैंने कोशी की अमृतता चुरा ली है, यह इस पात्र में सुरक्षित है। यागा ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। फिर उसने अपनी उड़ने वाली टोकरी में सिन्या को बिठाया और उसे जादुई जंगल की ओर भेज दिया। बाकी सबको लेकर वह स्वयं भी युद्ध भूमि की ओर लौटी। वह जानती थी कि अब कोशी हमला करने ही वाला है, इसलिए उन्हें तैयार रहना होगा। मारिया ने परिजात फूल यागा को सौंप दिया। यागा ने कहा, मैं सुरक्षा कवच फिर से बना रही हूँ, तब तक तुम इस सुई के टूटे टुकड़ों को संभाल कर रखना, इन्हें खोना मत। तभी सिन्या बोला, मैंने तुम्हारी मदद की, अब बदले में मुझे वह कायाकल्प सेब दे दो। तो यागा ने उसे सेब दे दिया और उसकी सुअर की नाक को भी ठीक कर दिया। सिन्या फिर जाने लगा, लेकिन तभी कोशी वांका को लेके गाड़ी में बैठ जादुई जंगल में घुस आया और अचानक उसने जादू से हमला कर दिया, जिससे यागा और सिन्या दूर जा गिरे और दोनों की हालत नाजुक हो गई। इसके बाद कोशी ने मारिया से अमृतता का पात्र सौंपने की मांग की। मारिया दृढ़ स्वर में बोली, जो करना है कर लो, मैं यह तुम्हें नहीं दूंगी। कोशी ने उसे मार डालने के लिए मंत्र जाप शुरू किया, लेकिन तभी वाका बीच में कूद पड़ा। मैं तुम्हें मारिया को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। कोशी ने उसे ललचाने के लिए वह स्वर्ण कायाकल्प सेब दिखाया, इसे खा लो और 1000 साल और जियो, फिर मेरा साथ दो। पर वाका ने वह सेब जमीन पर फेंक दिया। कुंठित होकर कोशी ने जादू से उसे हवा में लटका लिया। उसी क्षण टिकी ने ध्यान भटकाने की चाल चली। उसने सुई के टुकड़े लहराते हुए कहा, अमृतता चाहिए, पहले यह सुई जोड़ लो, आओ मुझे पकड़ो। टिकी की योजना थी कि यागा को सुरक्षा कवच पूरा करने का समय मिल जाए, पर हुआ उल्टा। कोशी बहुत शक्तिशाली था, उसने आसानी से जादू से सुई के टुकड़े छीन ली और उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यागा ने उसे रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति क्षीण पड़ती जा रही थी। कड़ी भिड़ंत हुई। कोशी और यागा के बीच भीषण जादुई युद्ध छिड़ गया। मारिया ने अमृतता का थैला कसकर पकड़ रखा था, ताकि कोशी उसे अपने शरीर से न जोड़ पाए। सिन्या ने बुद्धि लगाई, उसने वह अमृतता का थैला उठाया और सीधा बाहरी दुनिया में फेंक दिया। तभी यागा ने परिजात फूल फेंककर सुरक्षा कवच का छेद भर दिया। परिणाम यह हुआ कि कोशी का अमृतता से संबंध हमेशा के लिए टूट गया और उसी क्षण कोशी का अंत हो गया। वाका ने सबके सामने क्षमा मांगी, सबने उसे माफ कर दिया, लेकिन संकट अब भी टला नहीं था, क्योंकि यागा ने बताया, अब मारिया, वाका और सिन्या, तुम में से कोई भी बाहरी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। वे यहीं फंस चुके थे, न भीतर आने का कोई मार्ग था, न बाहर जाने का। सबके चेहरों पर उदासी छा गई। तभी सिन्या के मन में एक तरकीब कौंधी। उसने देखा, गाड़ी का आधा हिस्सा जादुई जंगल में अटका है और दूसरा आधा उसकी मानव लोक वाली दुनिया में। वह दरवाजे से भीतर गया और डिक्की खोलकर सीधा अपनी दुनिया में बाहर निकल आया। खुशी से उछलते हुए वह सबको बताने लगा, अब दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, हम गाड़ी के जरिए दोनों दुनियाओं के बीच आ जा सकते हैं। सिन्या, मारिया और वाका तीनों ने आपस में अलविदा कहा और अपनी अपनी दुनिया में लौट आए। अंत में कायाकल्प का स्वर्ण सेब लेकर सिन्या ने अपनी दादी को भी स्वस्थ कर दिया। मुस्कुराते हुए बोला, दादी, मुझे आपको एक कहानी सुनानी है, आप यकीन ही नहीं करेंगी मेरे साथ क्या क्या घटा है। वहीं वाका और मारिया ने विवाह कर लिया और सुखमय जीवन बिताने लगे। यागा भी अब धीरे धीरे इस नई दुनिया के तौर तरीकों में ढलने की कोशिश कर रही थी और इसी के साथ यह कथा पूर्ण हुई।